हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी, जो कि सीटेट में आपको 70 से 75 नंबर के पूछी जाती है, जो कि आपके हर सेक्शन में 15 से 15 नंबर के पेडागोजी पूछी जाती है। डीएसएसबी में जो आपका 200 नंबर पेपर का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपको 70 से 75 नंबर के पेडागोजी वहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब आपको यूपी टेट में भी पेडागोजी पूछी जाएगी और उसी से रिलेटेड मैं पूरा का पूरा पेडागोजी आपको कंप्लीट करवा रहा था, और जिसमें मैंने आपको पूरा ऑल टू ऑल सिलेबस भी बतला दिया थे। और जिस दो टॉपिक भी मैंने करवाया था, पहला पाठ्यक्रम और दूसरा पाठ्यक्रम का प्रकार। यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, यदि नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्रैक करने में आपको बहुत मदद करेंगे। ओके, तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं हेलो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र का सिलेबस बतलाया था। टोटल 22 का 22 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने पहला टॉपिक बतलाया था पाठ्यक्रम, और इसी के अंदर एक था पाठ्यक्रम के प्रकार, दोनों पढ़ा दिए थे। आज हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है, आप लिख लीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि हर व्यक्ति हर तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सोच में, जैसे कि समझ में, बुद्धि में, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। तो उसी के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसी को ध्यान को रखते हुए शिक्षा दी जाती है, और उसी के को ध्यान रख कर के जो शिक्षण होती है उसको निम्नलिखित चरणों में बांट दिया जाता है। जो निम्नलिखित दो मुख्य प्रकार की होती है, कौन सी? तो पहला आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या इसको हम बोलते हैं सत्तावादी शिक्षा। ठीक है, पहला शिक्षक केंद्रित शिक्षा या सत्तावादी शिक्षा कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चन दिया था इसी टॉपिक से वो रिलेटेड थी, तो उसका आंसर आपको अगर अच्छे से आया है तो ठीक है, नहीं तो आप इस टॉपिक को समझने के बाद उसका आंसर ईजिली आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि सत्तावादी शिक्षा किसे कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित यानी कि सत्तावादी शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा दोनों का नाम एक ही है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टीचर सेंटर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह शिक्षा का परंपरागत तरीका है, मतलब पुराने ज़माने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, पुराने ज़माने का तरीका होता है। इस तरीके में होता क्या है कि इस तरीके में शिक्षक स्वयं को सक्रिय रखता है, लेकिन बालक को निष्क्रिय रखता है। मतलब क्या? मतलब कि शिक्षक खुद एक्टिव होकर के काम करता है, सारी चीज़ समझाता है, सारी चीज़ बतलाता है, सारी चीज़ वही कराता है, बच्चों को मौका नहीं देता है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे को वो कुछ करने को देता नहीं है, और बच्चा उसमें क्या रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, निष्क्रिय रहता है, कुछ बोलता नहीं है। मतलब जो टीचर कराता है बच्चा वही करता है।
इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या सत्तावादी शिक्षा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षक खुद को सेंटर में रखता है, खुद को सक्रिय रखता है और बालक को क्या करता है, निष्क्रिय रखता है। इतनी बात समझ में आ गया। और ये जो आपका चीज़ होता है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ होता है, ये किस पे जोर देता है, रटने के ऊपर जोर दिया जाता है। सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है शिक्षक केंद्रित में, समझने पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में समझने पर जोर नहीं दिया जाता है, सीखने पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शिक्षा है जिसमें बच्चे को सिर्फ रटने पर, पढ़ने पर या फिर याद करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा केंद्रित हुआ, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या सत्तावादी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा या फिर प्रजातांत्रिक शिक्षा भी कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो बच्चा का अधिगम बच्चे के लिए, बच्चे के द्वारा होता है। कहने का मतलब इसमें जो अधिगम होता है वो बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा ही होता है। मतलब कि इसमें सारी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखते हुए सिखाई जाती है। इसमें बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को अध्ययन कर लेता है शिक्षक, पहले से ही हर बच्चे की कैटेगरी को समझ लेता है। मतलब कि जो भी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं बच्चों को समझने की, कि कौन सा बच्चा कितना सीख सकता है, कौन सा बच्चा कितना समझ रहा है, किसकी रुचि कितनी है, किसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक विधियाँ हो सकती है बच्चों को समझने के लिए, तो जैसे कि केस स्टडी मेथड हो गया, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड्स हो गया, उसके बाद इंटरव्यू मेथड्स हो गया, इंट्रोडक्शन मेथड्स हो गया, बच्चे से कुछ पूछ लेना, बच्चे के बारे में पूछ लेना, उसकी क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन ले लेना। ये सब क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती हैं बच्चों को समझने में, बच्चों को परखने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेथड भी होता है एक, है ना, जिसे आप हिंदी में कहते हो क्या, आत्मन विधि कहते हो, प्रश्नावली विधि कहते हो, या ऑब्जर्वेशन जिसे आप अवलोकन विधि कहते हो, है ना। तो ये सारी की सारी विधियाँ क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियाँ है। और इन विधियों के द्वारा टीचर क्या करता है कि बच्चों को समझ लेता है, उसको कोशिश करता है समझने को। ठीक है, कि बच्चे के अंदर किस प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों को व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए। तो चलिए अब टॉपिक लिख लीजिए आप अपना, बच्चों की व्यक्तिगत विविधताओं के प्रकार। किस प्रकार से बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं अंतर पाई जाती है। तो पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रुचि, है ना। जैसे कि बच्चे को रुचि होती है, किसी किसी बच्चे को रुचि नहीं होती है ना। कई बच्चों में रुचियाँ होती है, कई बच्चों में रुचियाँ नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको बच्चों की रुचि जाननी पड़ेगी, तब जाके उसको सिखानी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों को अगर रुचि हो गई तो बच्चा खुद अपने आप को इन्वॉल्व करता है सीखने में। क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर रुचि नहीं आती है तब तक बच्चे उस कार्य को सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, योग्यता, अयोग्यता और पूर्व ज्ञान। जैसा कि मैंने बताया था, पहली बार भी बतलाया था आपको, कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाता है ना, मतलब कि जो कुछ भी बच्चों को हम सिखाते हैं उसको क्या करते हैं, उसके पूर्व ज्ञान को
नए ज्ञान से जोड़कर सिखाते हैं। बच्चे के अंदर जो भी एक योग्यता है और योग्यता है उसके पूर्व ज्ञान को उसके नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। देखिए हमें बच्चों को आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों को आप कभी भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं सिखा सकते हैं। बच्चों को जितनी योग्यता होती है उसी के अनुसार हमें सिखाना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं, बच्चों की जो आवश्यकताएं होती है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए, है ना, मतलब कि बच्चों की क्या आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि 4 साल का कोई बच्चा है, प्ले स्कूल में आया है आपके विद्यालय में, ठीक है, या क्या कहते हैं 6 साल का ये नियम है गवर्नमेंट स्कूल में कि प्ले स्कूल में बच्चे को डाला जा सकता है। मान लीजिए कि 6 साल का बच्चा कोई आपके स्कूल में आया है तो आप उसको पढ़ाई तो नहीं करवाने लगिएगा, है कि नहीं। वो 6 साल के है, उसकी योग्यता है ही नहीं। उसको आप मैथ्स दे दोगे, फिजिक्स दे दोगे, है ना, उसको आप क्या कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने लगोगे तो वो तो सीखेगा नहीं, है कि नहीं। तो उसकी योग्यता को बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है एक टीचर को। और दूसरी बात कि बच्चे के अंदर जो वंशानुक्रम होती है उसकी प्रकृति भी बहुत हेल्प करती है कि नहीं। और तीसरी बात कि बच्चे का वातावरण कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है। अगर आप बच्चे को जो चीज़ सिखा रहे हैं तो उसके वातावरण से रिलेटेड होना चाहिए, है कि नहीं। और उसके साथ साथ बच्चे के जो सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है वो भी बच्चों को सीखने सिखाने में काफ़ी मेहनत मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी मदद करती है। उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसका जो जन्म स्थल होता है, वो जहाँ पे खेला है कूदा है कि नहीं, जिस ग्राउंड में गया है, गार्डन में गया है, तो वो भी सीखने सिखाने में मदद करती है कि नहीं। जैसे कि एक बच्चे के आसपास का माहौल और पढ़ने लिखने वाला नहीं है तो कभी भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसीलिए कहा जाता है सीखने और सिखाने में सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अपना अहम भाग निभाती है। और उसके बाद है संज्ञानात्मक स्तर। संज्ञानात्मक स्तर बोलिए या संज्ञानात्मक शैली आप बोल लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं सभी का समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका, है ना, लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार का जो बच्चा होगा वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो सीख सकता है, हमें उसी प्रकार से उसे सिखाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो लास्ट है आपका अधिगम शैलियाँ। अधिगम शैलियाँ यानी कि जो संज्ञानात्मक स्तर होती है, जो अधिगम शैलियाँ होती है वो 3 प्रकार की मुख्य होती है। कौन कौन सी होती है। पहला आपका हो गया सुनकर समझना, या जिसे आप इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑडिटोरियल लर्नर, जिसे आप इंग्लिश में ऑडिटोरियल लर्नर भी कहते हैं। वो बच्चे जो सारी की सारी चीज़ों को सुनकर ही सीख लेता है ना, जिसे आप लेक्चर विधि को इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या चक्षु क्रम भी कहते हैं, दृश्य अधिगम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल लर्नर। वे बच्चे जो सारी चीज़ों को देख कर सीखते हैं, चाहे वो टीवी को देख कर सीख लिया, चाहे वो मोबाइल्स हो, चाहे वो मल्टीमीडिया पैकेट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके मतलब कि देख करके जो बच्चे सीखते हैं उनको क्या कहते हैं, दृश्य अधिगम या विजुअल लर्नर कहा जाता है। और तीसरे बच्चे वे होते हैं जो कि आपको अनुभव द्वारा सीखते हैं या फिर करके सीखते हैं, राइट। कहने का मतलब है वैसे बच्चे जो अनुभव के द्वारा सीखते हैं या करके सीखते हैं, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेस्टिक लर्नर भी आप कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो शैलियाँ है ये मुख्य प्रकार की अधिगम शैली है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, सीखने और सिखाने में प्रयोग करते हैं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता है।
तो इतनी बात तो आप समझ गए। ये तो आपकी जो बातें मैं अभी बतलाया हूँ, ये आपकी क्या हुआ कि बच्चा किस प्रकार से दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। अब जब पता चल जाता है कि बच्चा दूसरों से किस प्रकार अलग है, दूसरों से किस प्रकार उसका रुचि कैसा है, उसका क्षमता कैसा है, तो अब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए। अब जब एक शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचान लेता है तो क्या होता है, तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की सबसे मेन भूमिका होती क्या है, सबसे पहला पथ प्रदर्शक। टीचर को एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए बच्चों के सामने, कि बच्चों के लिए कौन सा राइट वे होता है। ध्यान रखिएगा कि बच्चों के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन बच्चों को आपको उस रास्ते पे चलाना है जो बच्चों के लिए क्या हो, सही हो, राइट हो। ओके, इसलिए कहा जाता है पथ प्रदर्शक, जिससे कि आप इंग्लिश में फैसिलिटेटर और पथ प्रदर्शक को एक अलग रूप से भी जानते हैं, प्रबंधक के रूप से भी जानते हैं। बच्चों को जो टीचर होता है वो बच्चों को गाइड करता है कि नहीं है। तो अलग अलग रूप से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि एक विद्यार्थी को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ से जो भी आपको देख रहे हैं 7 ऑप्शंस, इन 7 ऑप्शंस में से कोई भी आपको आंसर दिख जाए तो आपको उस पर टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पथ प्रदर्शक यानी कि सही राइट वे हमें बच्चों को बताना चाहिए। दूसरा, सुगम करता या सुविधा प्रदान करता, मतलब बच्चों को सीखने और सिखाने में कभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो उस असुविधा को दूर करने के लिए बच्चों को सुविधा प्रदान करना और उसको सुगम बनाना, और उसी के साथ साथ हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा कभी भी नेगेटिविटी लेकर ना बैठे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। देखो, मनुष्य जो है हर काम कर सकता है इस दुनिया में। अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी काम, तो आप भी कर सकते हो। तो अगर आप ठान लो कि मैं कर सकता हूँ, यस आई विल डू एनीथिंग, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम के परिस्थिति का निर्माण करने वाला। अब टीचर जो होता है आपके आसपास के वातावरण को ऐसा बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि आपके अधिगम की जो भी चीज़ें हैं, जो आपको सीखना है, सिखाना है, आपको वैसा माहौल तैयार कर देता है। बच्चों को ऐसा माहौल दे दिया जाता है, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माहौल दिया जाए ताकि बच्चे अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके खुद से सीख सकें, ठीक है। या फिर अधिगम अवसर प्रदान करने वाला एक शिक्षक क्या होता है, अधिगम का अवसर प्रदान करने वाला, नई नई चीज़ों को बताना, नई नई चीज़ों के बारे में उनको ज्ञात कराना, उसको कुछ अवसर देना, चाहे वो प्रैक्टिस के रूप में हो, चाहे वो कंपटीशन के रूप में हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो क्लास में, फंक्शंस में, बच्चे को नए नए अवसर प्रदान करना एक शिक्षक की ये भूमिका होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था एक बार भी कि शिक्षक को प्रबंधक यानी कि गाइड भी कह दिया जाता है, क्योंकि गाइड जब भी आप कहीं भी घूमने जाते हो तो वो गाइड का क्या कार्य होता है, आपको गाइड करना कि कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन सी जगह घूमने लायक है, कैसे बात करना चाहिए। वैसे आपका एक टीचर होता है कि एक विद्यार्थी को किस वे में जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो गाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो मोस्ट
अब नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सहारा देने की भूमिका। ओके, इस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा। शिक्षक की भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है, ठीक ना। अब ये सहारा देने की भूमिका की तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है तो हल्का कहीं पे बच्चे फंस गए तो आप उसको सारा कुछ बता दो। सहारा देने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे सहारा देने का मतलब ये है कि बच्चों को जो सहारा देना है ना, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा जो है कोशिश कितना कर रहा है, वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व कितना कर रहा है, कितना कोशिश कर रहा है। मतलब कि उसके निष्पादन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसका जो निष्पादन कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी कोई चीज़ में वो फंस जाता है पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो उससे निकल सकता है, तो बस आप उसको हल्का सा हिंस दे दीजिए, है ना। मतलब बच्चे को हल्का सा हिंस चाहिए तो आप हल्का सा उसको पुश करोगे। जैसे कि आप देखते हो कि कहीं पे आप अटक जाते हो तो हल्का सा धक्का ही तो देना होता है उस चीज़ पे। तो वही यहाँ पे एक टीचर काम करता है, हल्का सा धक्का देने का काम करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस प्रकार की जो भी आपकी प्रक्रिया होती है ना, तो ऐसी कक्षा में अध्यापक जो होता है बालक को व्यक्तिगत सीखने के लिए भी अवसर देता है और साथ साथ सामूहिक सीखने में भी अवसर देता है। अब ये दोनों क्या है, और ये दोनों एक ग्रुप है। अभी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। बस आप यहाँ पे अभी बस ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों को इंडिविजुअल यानी अभी मतलब आप ये ध्यान रखिए कि बच्चों को अलग अलग भी सीखने का अवसर देना चाहिए और समूह में भी बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहिए। और समूह में सीखने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर समाजीकरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, बच्चे के अंदर व्यवहार अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देरी से सीखते हैं। अब ये नहीं कि जो देरी से सीखते हैं तो आप उसको इग्नोर करो, उसको पीछे छोड़ दो। नहीं, सीखने और सिखाने के प्रक्रिया में हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए और सभी बच्चों को एक समान मौका भी देना चाहिए। और जिन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छुपी होती है हमें उसे उजागर करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को बच्चे की प्रतिभा को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगानी चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए, राइट। क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ अलग होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं छुपी होती है। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि उसके प्रतिभाओं को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार का कार्बन कॉपी नहीं बनाना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने को बतलाया कि आपका जो एक टीचर होगा वो आपको व्यक्तिगत सिखाने का भी मौका देगा और समूह में भी सीखने का मौका देगा, ठीक है। तो इसका दो प्रकार होता है, ठीक है। तो समूह में दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी, जिसे आप समयोगिता समूह भी कहते हैं, और दूसरा विषमांगी, जिसे आप विषम योग्यता समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका है समांगी, जिसे आप होमोजीनियस इंग्लिश में कहते हो, होमोजीनियस ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि एक योग्यता, ठीक है, इसमें हम एक योग्यता जैसे वाले बच्चों को एक समूह में कर लेते हैं। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपके क्लास में 6 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिसे जोड़ नहीं आता है, जमा नहीं आता है, और 6 बच्चे ऐसे हैं जिसे घटा नहीं आता है, मतलब घटाव नहीं आता। तो
इस दोनों को एक ग्रुप में डाल देंगे, जमा वाले को एक ग्रुप में और घाटा वाले को एक ग्रुप में, और सबको एक साथ सीखने का मौका देंगे। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? समांगी, यानी कि समयोगिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात, लेकिन कभी एक ही टॉपिक के ऊपर, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो या कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो केवल एक ही टॉपिक होना चाहिए, मिक्स्ड टॉपिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, विषमंगी, विषम योग्यता समूह, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो हेट्रोजेनियस ग्रुप भी कहते हो। हेट्रोजेनियस ग्रुप, इसमें क्या होता है? इसमें हम अलग अलग विषम योग्यता जैसे वाले बच्चों को एक समूह में कर लिया जाता है। देखिए साफ साफ लिखा है, ऊपर वाले में क्या था? सम योग्यता वाले, और इसमें क्या है? विषम योग्यता वाले को हम एक साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 6 बच्चों को आपने ऐसा ले लिया जो एक दूसरे से काफ़ी ऐसे हैं, जैसे पहला दूसरे से अच्छा है, दूसरा तीसरे से अच्छा है, तीसरा चौथे से अच्छा है, और उनको आपस में क्या कर दिया? एक साथ बिठाकर और एक साथ एक दूसरे को सीखने का मौका दिया। कहने का मतलब है कि आपको जो आता है उनके साथ आप शेयर करो, और दूसरे को जो आता है वो आपके साथ शेयर करेगा। समझ में आया ये बात? तो इस प्रकार की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषमंगी कहती है। और इस प्रक्रिया से बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी अच्छे से सीख लेते हैं एक दूसरे की मदद से। और साथ ही साथ जो क्लास में जो बैठाने का प्रॉब्लम होता है वो भी एक अच्छा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब लचीला प्रोसेस हो जाएगा। बच्चों को जो सेटिंग प्लान होता है, बच्चों में बैठने की जो व्यवस्था होती है क्लास में, कि कौन से बच्चे कहाँ बैठे, कैसे बैठे, वो क्या होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। तो ये किसके कारण होती है? हेट्रोजीनियस ग्रुप के कारण होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप 6 बच्चों को आपस में रखकर उसमें आप कुछ काम बांट देते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कि पौधे लगाने का काम हो गया, एक बच्चे को मिट्टी खोदने का काम दे दिए, एक बच्चे को पानी लाने का काम दे दिए, एक बच्चे को खाद डालने का, एक बच्चे को कुछ भी, है ना। तो इस प्रकार अब बच्चों को काम बांट दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? विषमंगी या विषम योग्यता वाला समूह ग्रुप। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब चलते हैं। अब उसी के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसमें 3 चर होता है। ठीक है, अब देखिए ये चर क्या होती है? जैसे कि आपने देखा कि 3 चर होती है। चर देखो वो चीज़ होती है जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला अध्यापक, टीचर जो होता है वो पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। टीचर क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है, किसी पे आश्रित नहीं होता है, किसी पे निर्भर नहीं होता है। टीचर क्या होता है? एक स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, समझ में आया? दूसरा है आपका शिक्षार्थी, यानी कि आपका स्टूडेंट क्या होता है? आश्रित होता है, मतलब वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो टीचर के ऊपर हो या पुस्तक के ऊपर हो या अपने पेरेंट्स के ऊपर हो। इसलिए शिक्षार्थी को क्या कहा जाता है? आश्रित कहा जाता है। और तीसरा है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसे आप मध्य स्तर चर कह सकते हैं, है ना। पाठ्यक्रम क्या होता है? बच्चों के ऊपर भी निर्भर होता है और टीचर के ऊपर भी निर्भर होता है, और दोनों के बीच में होता है। टीचर भी पढ़ता है उसको और बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको
मध्य स्तर वाला चर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया में अध्यापक कौन से चर में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र चर में होते हैं, इससे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। शिक्षा के 3 रूप होते हैं। शिक्षा जो होती है वो आपको 3 रूप में होती है, जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। इन तीनों में और सारे रूप होती है, जिसको आप सुने होंगे फॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल, अलग अलग प्रकार के नाम से आप जानते हैं इनको। ठीक है, शिक्षा के 3 रूप होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। ये 2 शिक्षा सभी पढ़ाते हैं, लेकिन तीसरा कोई नहीं पढ़ाता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला, औपचारिक शिक्षा क्या होता है? जिसमें शिक्षा के सभी तत्व पहले से ही क्या होती है, नियोजित होती है। पहले से ही सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, नियोजित होती है। उसको क्या कहा जाता है, औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए, जैसे कि आपका छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, विद्यालय हो गया, रेगुलर एजुकेशन जो होती है, ट्यूशन हो गया, मतलब रेगुलर जो भी एजुकेशंस होती है वो सभी क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा, है ना, फॉर्मल। अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपका जो स्कूल है 1 से लेकर के 12वीं तक, वो आपका कैसा शिक्षा होती थी, औपचारिक शिक्षा होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे के पूरे छात्र नियोजित थे कि ये छात्र इस क्लास में है ना। उसमें जो बुक्स होती थी वो पहले से ही नियोजित होता था कि इस कक्षा के लिए ये पाठ्यक्रम पढ़ाना है, इसका ये सिलेबस है, इसका ऐसे एग्ज़ाम होगा। और उसके लिए अध्यापक भी पहले से क्या होते हैं, फिक्स होते थे कि ये अध्यापक वहाँ जा कर के वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है औपचारिक शिक्षा में पहले से ही हर चीज़ क्या हो जाती थी, नियोजित हो जाती थी, प्री प्लान कर ली जाती थी। तो जहाँ पे आपको पहले से ही सारी चीज़ें पूर्व नियोजित कर ली जाए, प्री प्लान कर लिया जाए, जो आपकी रेगुलर एजुकेशन जिसे आप कहते हो कि उसके एग्जाम्पल में आप आती है, ठीक है, तो वो आपको क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा के एग्जाम्पल में आती है। और ये जो शिक्षा होती है वो कम लोशील होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोशील नहीं होती है, लेकिन मैंने बोल रखा है कि कम लोशील होती है। दूसरा है आपका अनौपचारिक शिक्षा। अब ये शिक्षा क्या होती है कि ये शिक्षा की जिसमें शिक्षा का कोई भी तत्व पूर्व नियोजित नहीं होता है, अर्थात किसी को भी किसी से भी किसी भी समय मिलती रहती है ना। चाहे वो आप विद्यालय में हो, चाहे वो आप घर पे हो, चाहे वो आप सड़क पे चल रहे हो, है ना। ये जो शिक्षा होगी वो कहीं भी कहीं ना कहीं मिलती ही रहेगी। ठीक है, जिसे आप सरल भाषा में अनौपचारिक अनुभव कहते हो, मतलब आप अनुभव से सीखते हो। अनुभव जो होता है, आपने देखा होगा कि किसी बड़े बुजुर्ग से मिल जाता है, किसी बच्चे से मिल जाता है, या विद्यालय में मिल जाए, या सड़क पे चल रहे हैं तब मिल जाए किसी से। तो ये जो शिक्षा होती है, ये शिक्षा की ऐसी शिक्षा होती है जो कभी भी आपको कहीं पे भी मिलती रहती है। ठीक है, जो कि कहा भी जाता है कि ये शिक्षा आपकी जीवन, कहा जाता है कि ये शिक्षा जैसे ही आप जीवन लेते हो तब से आपकी ये शिक्षा शुरू हो जाती है, और आपके मृत्यु तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, अपने समाज से, अपने आसपास से, अपनी ज़िंदगी से। इसलिए इस शिक्षा को क्या कहा जाती है, अनौपचारिक शिक्षा, जिसे आप सरल भाषा में कह सकते हो अनुभव। ओके,
तो आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है। और एक बात और, ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये लोशील होती है, तुरंत चेंज हो जाती है, औपचारिक की तरह नहीं होती है। ओके, चलिए अब आपका तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। अब निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें कुछ तत्व निश्चित होते हैं और कुछ तत्व क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिसमें कुछ तत्व निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जितने भी ऑफर स्किल लर्निंग है, डिस्टिंक्ट एजुकेशंस है, कॉरस्पॉन्ड एजुकेशंस है, वो सारी की सारी एजुकेशंस इसके अंदर आती है। क्यों? क्योंकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में वहाँ पे अटेंडेंस के रूप में आपकी मर्जी है जाओ या न जाओ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विषय को पढ़ना चाहते हैं और कौन से विषय को छोड़ना चाहते हैं। रेगुलर एजुकेशंस में ऐसा बेशक एक ही सब्जेक्ट के साथ होता है, वो संस्कृत के साथ होता है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा, कॉरस्पॉन्ड एजुकेशंस हो गए, डिस्टेंस एजुकेशंस हो गए, इसमें आपको बहुत सारे चॉइस मिलते हैं कि कौन सी शिक्षा आपको ग्रहण करनी चाहिए और कौन सी शिक्षा आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसलिए इस शिक्षा को कहा जाता है कि ना ही ये ज़्यादा लोशील होती है और ना ही यह कम लोशील होती है। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि रेगुलर एजुकेशन जो कि आपकी स्कूली शिक्षा होती है वो कौन सी शिक्षा के अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? औपचारिक शिक्षा। या एक बार क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा कि ओपन लर्निंग स्कूल जो होती है, जो आपकी क्रॉसपॉन्डेशन से पढ़ाया जाता है, वो शिक्षक किस शिक्षा के अंदर आती है? तो वो आपको निरौपचारिक शिक्षा के अंदर आती है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। इस तीनों से आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आपको पुट अप हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो ये 3 प्रकार के शिक्षा थी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता की। ओके, तो हमारा ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हमने आपको बोला था कि पाठ्यक्रम के प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट 30 to 40 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको सारा का सारा समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आज हमारा ये तीनों का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट 30 to 40 क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको इन तीनों चैप्टर से आपस में को रिलेटेड होकर के पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है तीनों। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैं अपलोड कर दूँगा बहुत जल्दी ही, आप देख लीजिएगा। तो यदि आप पहला जो टॉपिक है पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के प्रकार नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे जाकर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं मैसेज को ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।